अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज़ मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स, उसका जो आर्टिकल है वो 5.2 कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स। ये दो टर्म्स हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं और कोएंजाइम्स। लेकिन रिलेट कहीं ना कहीं ये एंजाइम्स के साथ ही करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट, सबसे पहली जो टर्म है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? इसको गौर से सुनिएगा। बहुत ज्यादा एंजाइम्स ऐसे होते हैं, तमाम नहीं लेकिन मोस्टली एंजाइम्स ऐसे होते हैं। एंजाइम्स आपको पता है, कोई भी एंजाइम है तो वो प्रोटीन ही है, ठीक है। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको काम करने के लिए ना कुछ एडिशनल केमिकल कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। कैटालाइसिस को परफॉर्म करने के लिए कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, और वो जो एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। एंजाइम प्रोटीन है लेकिन उसको काम करने के लिए कभी ना कभी नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़ जाती है। तो वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़ती है, उस नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं कोफैक्टर्स। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। स्टूडेंट लेट्स सपोज ये आपके पास एक एंजाइम है, ठीक है। ये उस एंजाइम की शेप है। अब देखिए, एंजाइम तो है प्रोटीन, यहां पर ये आ गया सबस्ट्रेट। अब ये इसके साथ बाइंड तो कर जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना सा जो पोर्शन है ना वो फिर भी खाली रह जाएगा। तो क्या होता है, ये जो इतने से पोर्शन के ऊपर जो स्ट्रक्चर लग रहा है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, और उसको बोलते हैं जी कोफैक्टर है। ये क्या है? कोफैक्टर। जब वो उसके ऊपर आकर अटैच होगा तो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। तो ये जो पोर्शन है इतना, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, और एंजाइम को काम करने के लिए इस पार्ट की जरूरत है, तो इसको बोलते हैं कोफैक्टर। स्टूडेंट, ये कोफैक्टर तीन तरह के हो सकते हैं। ये मेटल आयंस भी हो सकते हैं, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं, और कोएंजाइम्स भी। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, कुछ एंजाइम्स है, उनको काम करने के कोफैक्टर है, चाहे प्रोस्थेटिक ग्रुप है, चाहे मेटल्स है, चाहे कोएंजाइम्स है, तीनों ही नॉन प्रोटीन है। इनमें से प्रोटीन वाला कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि तीनों कोफैक्टर्स की टाइप है। स्टूडेंट, तो एंजाइम जो होते हैं वो कुछ मेटल आयंस को यूज करते हैं, उन मेटल आयन को वो एज अ कोफैक्टर यूज करते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट के तौर पे यूज करते हैं। अब वो मेटल आयंस कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर या जिंक हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है। एक एंजाइम होता है कार्बोनिक हाइड्रेस, ठीक है। ये कार्बोनिक हाइड्रेस जिस मेटल आयन को यूज करते हैं ना, इसको जिंक को वो एज अ कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट यूज करता है, ठीक है। और ये आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करवा देते हैं जी। डिफरेंट टाइप की गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये मेटल आयन इस एंजाइम के लिए कोफैक्टर के तौर पे काम कर रहा है। मेटल आयन और क्या क्या काम करते हैं स्टूडेंट? मेटल आयन जो होते हैं वो कोफैक्टर का ऐसा हिस्सा जो कि फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट जो है एंजाइम की, उसको कन्वर्ट करते हैं फंक्शनल साइट के अंदर, ताकि वो काम करना स्टार्ट कर दे और अल्टीमेटली कैटालाइसिस में हेल्प करे। स्टूडेंट, अब वो ये बात कर रहे हैं, जैसे ही कोफैक्टर या मेटल आयंस जो कि कोफैक्टर की ही टाइप है, जैसे ही कोफैक्टर अटैच होते हैं एंजाइम के साथ, तो वो चेंज कर देते हैं एंजाइम की शेप को, और उसकी एक्टिव साइट की शेप को इस तरह से चेंज करते हैं कि वो एक्टिव साइट अलाउ करती है कि सबस्ट्रेट उसके साथ आकर क्या कर जाए? बाइंड कर जाए। लेट्स सबस्ट्रेट उसकी तरह का नहीं है, ठीक है, उसकी शेप नहीं मिल रही, तो कोफैक्टर हेल्प करेंगे एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप को थोड़ा सा चेंज करवा देंगे सबस्ट्रेट के मुताबिक, ताकि वो इजीली उसके साथ आकर बाइंड करे और कैटालिसिस के अंदर हेल्प आउट करे। ये था स्टूडेंट मेटल आयंस जो कि कोफैक्टर के तौर पे काम कर रहे थे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं स्टूडेंट? ये भी कोफैक्टर है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, लेकिन कुछ कोफैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम्स के साथ जब अटैच होते हैं तो वो एंजाइम के साथ बड़ा सख्त किस्म का बॉन्ड बना लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और ये आपको पता है बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जब ये कोवलेंट बॉन्ड उस एंजाइम के साथ बना लेते हैं तो ये उस एंजाइम से सेपरेट नहीं रहते, बल्कि हमेशा उसी का पार्ट बन के रह जाते हैं। तो ये पॉइंट है, इट इज अ परमानेंट पार्ट ऑफ द एंजाइम। ये एंजाइम के साथ फिर परमानेंटली ही अटैच हो जाते हैं। उसके अंदर उसके बाद वो ये बात कर रहे हैं जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं लेकिन इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दी है उसने, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है हीमेटिन।
ये बेसिकली एक कोफैक्टर है जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड करता है। ये ज्यादातर साइटोक्रोम एंजाइम होते हैं जो कि रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट में, इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंजिंग के अंदर। तो ये हिमेटिन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये साइटोक्रोम एंजाइम के साथ परमानेंटली बाइंड करके रहता है। ये था स्टूडेंट प्रोस्थेटिक ग्रुप। फिर आते हैं कोएंजाइम्स, ये भी कोफैक्टर्स हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट है, लेकिन किस तरह से डिफरेंट है? जब वो कहते हैं कि कोफैक्टर नॉन प्रोटीन है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये ऑर्गेनिक नेचर के हैं, और अगर ये एंजाइम के साथ ही बाइंड करेंगे, ऑब्वियस बात है क्योंकि नॉन प्रोटीन पार्ट है, लेकिन अगर ये एंजाइम के साथ लूजली बाउंड करें, लूजली अटैच करने का मतलब क्या है? इनके अंदर वीक बॉन्ड्स मौजूद होंगे, ठीक है, और ये एंजाइम के से इजीली सेपरेट भी हो सकते हैं जब इनको जरूरत पड़ेगी। अपना काम परफॉर्म किया फिर सेपरेट हो गए, फिर काम किया फिर सेपरेट हो गए, तो लूजली अटैच होते हैं। कोएंजाइम जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस में। अब वो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, जिनको एंजाइम कैटालाइज कर रहे हैं, इन रिएक्शन में पार्टिसिपेट किस तरह से कोएंजाइम करते हैं? ये क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम, दूसरे एंजाइम से तीसरे एंजाइम। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एटम्स को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे से तीसरे, इस तरह फोन चेन चलती रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एंजाइम कैटालाइजेशन किस तरह करते हैं? जो ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में, और हाइड्रोजन एटम्स ही होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स देते हैं एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक। कोएंजाइम हेल्प करते हैं। स्टूडेंट, बहुत से विटामिन्स होते हैं आपकी बॉडी में, जैसे कि नियासिन और राइबोफ्लेविन। ये जो विटामिन्स हैं ये किसके तौर पे एक्ट कर रहे हैं? कोएंजाइम्स के तौर पे, नॉन प्रोटीन पार्ट के तौर पे एंजाइम के साथ एक्ट करेंगे बट लूजली अटैच होंगे। और इनमें से कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो कोएंजाइम्स का ही पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? कोएंजाइम्स का ही पार्ट होते हैं। 2 पॉइंट है, कुछ विटामिन्स हैं जो नियासिन और राइबोफ्लेविन ये फंक्शन करते हैं, कोएंजाइम के तौर पे फंक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कोएंजाइम का पार्ट ही होते हैं। कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो कोएंजाइम्स ही होते हैं, कोएंजाइम्स का पार्ट ही होंगे। स्टूडेंट, उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कोएंजाइम है आपकी बॉडी में, सेल्स के अंदर। वो कोएंजाइम क्या करता है? हाइड्रोजन के एटम्स को एक्सेप्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। उसका नाम है NAD, NAD पॉजिटिव। इसकी फुल फॉर्म है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। किस तरह से? NAD पॉजिटिव है ना, इसके साथ आकर क्या लगता है? हाइड्रोजन एटम। इसके साथ कौन अटैच होता है? हाइड्रोजन एटम। किसी भी एंजाइम से हाइड्रोजन एटम उतरा और वो आके NAD पॉजिटिव के साथ लग गया, इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, दैट मींस ये रिड्यूस हो गया, मतलब इसने रिडक्शन का प्रोसेस किया है। तो आगे वो यही बात करता है कि जैसे ही इसने किसी एंजाइम से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया तो ये रिड्यूस होके क्या बन गया? NADH, ठीक है। अब ये कोएंजाइम क्या करता है? अब वो ये बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंटेन एनर्जी। अब जिस भी एंजाइम से ये हाइड्रोजन एटम आया है, ये हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन्स। और वही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन एटम के, उनके अंदर एनर्जी भी मौजूद है, ठीक है। और वही एनर्जी जब हाइड्रोजन आके इसके साथ लगेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो अब ये जो एनर्जी है वो कौन कैरी कर रहा है? वो NADH का मॉलिक्यूल कैरी करता है उस एनर्जी को, और वो अपने पास नहीं रखेगा, वो फर्दर किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, दूसरे एंजाइम को वो ट्रांसफर कर देगा, कभी भी परमानेंटली अपने पास नहीं रखता। एग्जाम्पल देते हैं, आपकी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन होता है रिस्पायरेशन का, जिसमें फूड की ऑक्सीडेशन होती है। फूड की ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? कि आपके फूड जो ग्लूकोज है उसमें से हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन टूटते हैं, हाइड्रोजन सेपरेट हो जाते हैं, और उसी हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन भी वहां से एमिट होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। अब आपने गौर से समझना है, जब आपका फूड ऑक्सीडाइज हुआ है रिस्पायरेशन में, तो उसके अंदर से निकले एंजाइम्स। वो जो एंजाइम्स फूड की ऑक्सीडेशन से निकले, उनको एंजाइम ने फूड से ट्रांसमिट करवा दिया कोएंजाइम की तरफ, जिसका नाम क्या था? NAD पॉजिटिव। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स चले गए, मतलब इसके पास एनर्जी चली गई, और इलेक्ट्रॉन्स जाने का मतलब है कि इसके पास क्या हुए? हाइड्रोजन भी गया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास वो इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन के पास जब वो गया तो ये NADH रिड्यूस हुआ, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और ये क्या बन गया? NADH। तो ये है जी आपके पास कोएंजाइम।
स्टूडेंट एक साइड बुक्स है आपकी बुक में, एपो एंजाइम और होलो एंजाइम, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और सिंपल सी टर्म्स है। एपो का मतलब, एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में क्या फर्क है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, एपो का मतलब होता है अवे, एंजाइम से दूर। अब ये ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट रखता है? प्रोटीन। हमने पढ़ा है ना कि एंजाइम को काम करने के लिए प्रोटीन पार्ट की भी जरूरत है और नॉन प्रोटीन पार्ट की भी जरूरत है। बट एपो एंजाइम में, एपो अवे एंजाइम मतलब इसका मतलब क्या है कि इस एंजाइम में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, इसके अलावा इसमें कोई पार्ट नहीं है। लेकिन अगर इसको नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि इसको कंप्लीट होने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की भी जरूरत पड़ती है। हमने पढ़ा ना कि कुछ एंजाइम्स को नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़ती है, तो इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता। नॉन प्रोटीन पार्ट इससे अवे होते हैं। एपो का मतलब अवे, इससे दूर होते हैं, ठीक है। इस वजह से इनको बोलते हैं एपो एंजाइम्स। तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट को एक्वायर करके तब फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और होलो का मतलब होता है जी कंप्लीट, कंप्लीट एंजाइम है। कंप्लीट एंजाइम का मतलब क्या है कि इसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, जो कि क्या कहलाते हैं? कोफैक्टर। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। जो हमने टर्म्स इस्तेमाल की हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल के टॉपिक्स में यूज होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।